सुना है नहीं सुना है? अरे एटलेक्टेसिस यार, मैंने पहले बताया था, क्लैप्स ऑफ द लंग्स, जिसमें क्लैप्स हो जाते हैं लंग्स हमारे। ठीक है। जिस वजह से, जैसे अगर लंग्स हमारे क्लैप्स हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? होगा ही नहीं। ठीक है। तो एटलेक्टेसिस इज डिफाइंड एज द क्लैप्स एंड क्लोजर ऑफ द लंग्स रिजल्टिंग resulting in reduced or absent gas exchange. It may affect part of all of one lung. तो इसमें क्या होता है, एटलेक्टेसिस जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ कोलैप्स ऑफ द लंग्स ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू the lungs are not able to exchange the gas and gases exchange is present. Or we can say that atelectasis is a collapse of the alveoli or it is a collapse of the lung tissue. It might be developed when the alveoli becomes airless. जब भी alveoli जो होते हैं हमारे airless बन जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस वजह से जो एयर गैसेस एक्सचेंज होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एग्जॉट आउट करती है। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता है इन एटलेक्टेसिस। ठीक है। कोलैप्स एल्वोलाई हो जाते हैं। कोलैप्स एल्वोलाई का मतलब होता है कि व्हेन द गैसेस, मतलब कोलैप्स एल्वोलाई मींस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, या फिर एल्वोलाई जो है वो क्लोज हो चुके हैं और उस वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, और गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। तो द एटलेक्टेसिस मे बी acute or it can be chronic. ठीक है। तो एटलेक्टेसिस जो होती है वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली डिस्क्राइब्ड एटलेक्टेसिस इज एक्यूट एटलेक्टेसिस। जो सबसे कॉमन है दैट इज एक्यूट एटलेक्टेसिस। or it occurs actually very frequently in the post-operative setting or in the people who are immobilized or have a shallow or monotonous breathing pattern. The persons who are having a little bit of breathing difficulty, or the patient who are having a monotonous or a shallow monotonous breathing pattern, उनकी ज्यादा हालत खराब होती है इसमें एटलेक्टासिस। ठीक है। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन एयरवे। अगर हम बोले कि मेन चीज क्या होती है इसमें, देयर विल बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, तो इट कैन बी द एटियोलॉजी एज वेल। और दूसरी एटियोलॉजी क्या होती है हमारे पास, कॉज क्या होता है कि हमारे जो एल्वुलाइज हैं वो डिस्टेंट हो चुके हैं या फिर डिमिनिश्ड हो चुके हैं या फिर क्लोज हो चुके हैं। ठीक है। देन extrinsic compression on the airway, that is compression due to enlarged or aberrant vessels। हो सकता है कि जो हमारे एयरवे है वो किसी और वेसल की वजह से जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। ठीक है। हमारी लिम्फ नोड जो है वो अगर एनलार्ज हो गई हैं, उस वजह से भी पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आती है। मासेज इन द चेस्ट दैट कंप्रेसेस द एयरवे एंड द एल्वलाई। अगर चेस्ट के अंदर कोई मासेज हैं जो कि एल्वलाई को या फिर हमारे एयरवे को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस वजह से भी एटलेक्टेसिस हो सकता है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। देन कार्डियोमेगेली। व्हाट डू मीन बाय कार्डियोमेगेली? कार्डियोमेगेली मींस एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। अगर एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट है जिस वजह से हमारे पल्मोनरी जो वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं या एयरवेज कंप्रेस हो रहे हैं, उसको हम, तो उस वजह से भी हमारे पास पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। देन उससे हमारे पास क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, जैसे कि इटियोलॉजी में अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है। रिट्रेन्ड रिटेन्ड सिक्रीशंस, पेन, अल्ट्रेशन इन स्मॉल एयरवे फंक्शन, एनेस्थीसिया और सेडेशन। ऑल राइट। अगर हम एब्डोमिनल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया उस वजह से भी हो सकता है। अगर हम रिटेन करते हैं सिक्रेशन को, अगर पेशेंट जो आईसीयू के अंदर है और 3-4 दिन से पड़ा हुआ है और मतलब बिल्कुल जो सिक्रेशन है वो रिटेन हो चुकी हैं, उस वजह से भी पेशेंट को एटलेक्टेसिस हो सकता है। लंग वॉल्यूम, इफ द लंग वॉल्यूम इज reduced due to musculoskeletal or neurological disorder, it will lead to atelectasis. Or if there is a pain in from upper abdominal surgery, then it can lead to the
atelectasis. If like persistent low lung volume will be there, then the patient will lead to atelectasis. And अगर secretion जो है वो obstruct कर रहे हैं हमारे एयरवो को या एयरवे को या फिर एयर फ्लो को, तो इससे क्या होता है, जो लंग टिश्यू होते हैं उनमें कंप्रेशन आ जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. Bronchospasm, airway secretions, and airway inflammation in the patient with the asthma, or abnormal airway secretion in the cystic fibrosis. There will be an abnormal airway clearance, such as with ciliary dyskinesia syndrome, or airway for the foreign body. Excessive pressure on the lungs, like if the patient is having pleural effusion, if the patient is having pneumothorax, or the patient is having hemothorax, then definitely the patient will be having this atelectasis. Then tumor growth within the thorax or elevated diaphragm. Like, so what will be the sign and symptom? ये सारी चीजें उनको पेशेंट को हो रही हैं जिस वजह से एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? कफ हो सकता है पेशेंट को, स्पूटम प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर लो ग्रेड फीवर हो सकता है, ठीक है, या फिर मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, डिज्निया होगा पेशेंट को, देन टेकिकार्डिया होगा, टेकिपीनिया होगा, प्लूरल पेन होगा, सेंट्रल साइनोसिस होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग इन सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट हुआ तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, ठीक है, एंशियस होगा पेशेंट थोड़ा सा. अगर उसके बाद आपके पास आते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, तो इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या क्या होंगे हमारे, आप बताओ मुझे. हु इज गोइंग टू टेल यू? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी. ठीक है, आदेश नागर. आदेश नागर. अजय. अजय. सही. अमन, कुमार, अर्पिता, कुणाल. कुणाल. ममता जेम्स. मनीष कुमार. उमा उमारा. उमा उमारा. शाहरुख. सारे एब्सेंट है क्या? सर प्रेजेंट. अब क्यों, कहाँ से तुम जागते हुए आ रहे हो भाई? जब मैं बोल रहा हूँ तब क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? हम्म. तो बेटा और क्या क्या होंगे इसके बाद हमारे पास, क्या क्या अगर हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए, तो क्या क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होंगी? क्या क्या करेंगे हम? सर चेस्ट एक्सरे ले. चेस्ट चेस्ट एक्सरे एक्सरे करेंगे. कर ले. हाँ, चेस्ट एक्सरे करेंगे. क्यों करेंगे चेस्ट एक्सरे हम? क्या देखेंगे चेस्ट में? बेटा वी विल सी एनी काइंड ऑफ पैच. कोई पैच तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के अंदर, ठीक है. और हम क्या देखेंगे इसके अंदर? दूसरा हम पल्स ऑक्सीमेट्री, एसपीओ2, दैट इज सैचुरेशन. अब सैचुरेशन में हम क्या चेक करते हैं? व्हाट डू मीन बाय सैचुरेशन, एसपीओ2? सर ऑक्सीजन लेवल. हाँ, ऑक्सीजन लेवल. ऑक्सीजन लेवल किसका? ब्लड का. ब्लड का. हाँ, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. तो अगर वो लेस देन 90 है. हेलो सर, एक क्वेश्चन था. हाँ जी, हाँ जी, बोलो. सर अभी मेरे फादर एक्सपायर हुए ड्यू टू कोरोना. तो सर ओके. उनकी रिपोर्ट में था कि मैं मो पैचेस इन लंग्स. तो सर हाँ फिर हाँ. इसको भी वो ही बोलेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं एक्टिविटी. नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती क्यों है.
जो कोरोना होता है, कोरोना हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है और हमारे चेस्ट के ऊपर जो इन्फेक्शन आता है, यस तो सर। वो इन्फेक्शन जो है वो एटलेक्टेसिस, सबसे पहले ये सारी चेन है, लाइक एटलेक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एआरडीएस। ठीक है, इन सब में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो होता है, जो पैचेस स्किन आते हैं ना, पैचेस, वो यस आते हैं जब आपने अगर एक्सरे देखा होगा कोरोना पेशेंट का किसी का, तो यस व्हाइट कलर के धब्बे से आते हैं। यस सर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सांस लेने, जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, हमारी जो यस सर। ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जो एल्वुलाई होती है, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, तभी हाँ सर। इंसान सांस ले पाता है। लेकिन जब ब्लड कैपिलरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दे पाती हैं, और या फिर एल्वुलाई जो है वो बंद हो जाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले पाएंगे, तो उस वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। और जो आपको पैचेस दिखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दैट इज अ वायरस। ठीक है, वो वायरस होता है जो कि आपको दिखता है। ओके सर। आप ठीक हो बेटा? सर मैं ठीक हूँ बट मेरे फादर एक्सपायर कर गए सर। बेटा ध्यान रखो, हिम्मत रखो अभी। ठीक है, थोड़ा सा। सर बिल्कुल ठीक थे, बस उन्हें फीवर था, कोई सिम्टम्स भी नहीं थे सर, ऐसा कोई सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं था। फीवर हुआ था, वो भी ठीक हो गया था, बट अचानक से उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई सर, और ऑक्सीजन लेवल गिरता चला गया। फिर हमें सर ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिला, हम दौड़ दौड़ के सर यहीं रहे। बेटा थोड़ा ध्यान रखो घर वालों का, और हिम्मत रखो आप लोग। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है आगे सर। पूरी जिंदगी पड़ी है, घर वालों का भी सोचना है। ठीक है बेटा। यस सर। बिल्कुल घबराना नहीं है, अब आपने देखना अपने घर का जो भी है। ठीक है बेटा, यस और घबराते नहीं है इस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हम क्या लेकिन करते सब हैं? कुछ, 3 दिन में सब कुछ हो गया सर, बिल्कुल ठीक। उनको को पहले पहले कोई डिजीज कंडीशन थी सेकेंडरी? नहीं सर, कोई उनको कोई डिजीज नहीं थी उनकी बॉडी में सर, ना वो स्मोकिंग करते थे, ना वो अल्कोहल कुछ नहीं लेते थे सर, वो नॉर्मल जीवन जीते थे बिल्कुल। बस अचानक से एकदम से फीवर आया 2-3 दिन कितना सर। नहीं और नहीं, स्कोर, फिर ये पॉजिटिव थे, कोविड पॉजिटिव थे? नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम वो तो जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई है तब वो सीटी स्कैन के लिए उन्होंने बोला, बुलंद सर हम लेके गए थे, तब उनका हुआ सर, उसमें पॉजिटिव आया, और वो पैचेस उसमें दिखाई दिए सर उनके, उसमें पूरा 1.5 लंग्स उनका पैचेस से भर चुका था उस टाइम पे। तो वो एकदम से स्ट्राइक करा हो, कितना स्कोर कितना था सिटी का? सर ज्यादा मैंने देखा नहीं, बस मैंने रात उनकी रिपोर्ट थोड़ी सी पढ़ी थी, तो उसमें वही पैसेज वाला रिपोर्ट वो मैंने बस पढ़ी थी, और मैंने कुछ नहीं तो देखा था हॉस्पिटल में उसमें। बेड नहीं मिला? सर बेड नहीं मिला सर, हम बुलंद शहर घूमे, सिकंदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में, सारे हॉस्पिटल में घूमे सर, कैलाश के सामने खड़े खड़े इमरजेंसी के सामने उन्होंने सर हाथों में दम तोड़ दिया, बिल्कुल आंखें निकल आई बाहर, और ऑक्सीजन लेवल 35 हो गए सर। हाँ, वो दैट बिकॉज गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा ना अंदर लंग्स में, ये और फिर उनको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी और ऑक्सीजन मिली नहीं। ये सर ऑक्सीजन नहीं मिली। ये कब हुआ बेटा? 9 डेट को हुआ। 9? 9 डेट को रात को सर 10 बजे, 3 बजे सब कुछ पता चला था सर, 10 बजे खत्म। तो बेटा ध्यान रखो अपना भी, अपने परिवार का भी ध्यान रखो इसमें। ठीक है। और घबराने नहीं होता इन चीजों में। ठीक है, चलो बेटा आगे टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री मीन सैचुरेशन इफ इट इज लेस देन 90%, देन इट मीन देयर विल बी डेंजर टू द पेशेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करेंगे, डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड क्रैकल्स, कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है यस पेशेंट को या नहीं है। सर। ठीक है, थैंक फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। यू। So in physical examination, what we are going to assess, the decreased breathing sounds and crackles are heard over the affected area. मीन जहाँ पे एरिया अफेक्ट है वहां पे आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी और ब्रेथ साउंड्स आपको सुनाई देंगी। ठीक है, ये
जैसे कि अगर चेस्ट एक्सरे भी आप देखेंगे तो चेस्ट एक्सरे में भी क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज के हो जाएंगे एंड इट विल बी पैची। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट टर्निंग एंड अर्ली मोबिलाइजेशन। फ्रीक्वेंट टर्निंग ऑफ द पेशेंट एंड अर्ली मोबिलाइजेशन, थोड़ा सा पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे, स्ट्रेटेजीज ऐसी बनाएंगे कि जिससे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करें, ठीक है, और मैनेज कर सकें सिक्रीशंस को बाहर निकालने। डीप ब्रीदिंग मैन्योवर्स आपको करना चाहिए एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, मतलब हर 2 घंटे में आपको जो है वो लंबी लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग मैन्योवर्स करने हैं, ठीक है। द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और वॉलंटरी डीप ब्रीदिंग, उनको बोलना है कि आप स्पायरोमेट्री जो है वो यूज करें। स्पायरोमेट्री क्या होता है, वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के काम आता है। और वॉलंटरी डीप ब्रीदिंग, और उनको बोलना है कि डीप ब्रीदिंग भी करनी है, ठीक है। देन डायरेक्टेड कफ सक्शनिंग और एरोसोल नेबुलाइजर, आस्क द पेशेंट टू हैव द नेबुलाइजर, नेबुलाइजर लेना है पेशेंट को बोलो, और लंबी लंबी सांस लेनी है। देन पोस्टल ड्रेनेज, पोस्टल ड्रेनेज और चेस्ट परकशन और ब्रोंकोस्कोपी हम कर सकते हैं। पोस्टल ड्रेनेज है का मतलब होता है कि आप इस तरह का पोस्चर पेशेंट्स का बनवा दीजिए कि उनका जो कफ है वो थोड़ा सा मूवेबल हो जाए ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। आप उनको टैपिंग करिए, चेस्ट परकशन करिए, और ब्रोंकोस्कोपी भी हम पेशेंट की कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चेंज इन पेशेंट पोजीशन फ्रीक्वेंटली, स्पेशली क्या करना है, फ्रॉम स्पाइन टू अपराइट पोजीशन टू प्रोमोट द वेंटिलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम एक्यूमुलेट, ताकि वेंटिलेशन जो है और अच्छी हो जाए एंड जो सिक्रीशंस है वो अक्यूमुलेट ना हो। देन एनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन फ्रॉम बेड टू चेयर फॉलोड बाय अर्ली एम्बुलेशन, एनकरेज करना है अर्ली एम्बुलेशन को फ्रॉम बेड से टू चेयर फॉलोइंग बाय द अर्ली एम्बुलेशन। देन एनकरेज करेंगे, ताकि मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कफिंग उनको ना हो। देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ओपियॉइड्स एंड सिडेटिव्स, उनको बोलिए कि एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड ओपियॉइड्स और सिडेटिव्स। देन परफॉर्म करेंगे पोस्टल ड्रेनेज और चेस्ट परकशन। Institute suctioning to remove the tracheobronchial secretions if indicated. Then management में the goal is in treating the patient with the atelectasis is to improve the ventilation and remove secretion. हमारा मेन काम क्या है कि ventilation को improve करना और secretions को हटाना. In the patient who do not respond to first line measures, who cannot perform deep breathing exercises, other treatments such as positive and expiratory pressure therapy should be given. अगर वो पेशेंट जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर थेरेपी देनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज अगर आपने देखा हो वहां पे तो जो ऑक्सीजन हम देते हैं बाईपैप मशीन से, ठीक है, उससे हमें देनी पड़ती है। इफ द कॉज ऑफ एटलेक्टेसिस इज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर जो कॉज है एटलेक्टेसिस का वो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या करेंगे, like bronchial obstruction है from the secretion must be removed by coughing और suctioning। तो हमें पेशेंट की सक्शनिंग या फिर बोलना बोलना है उसको कि आपकी कफिंग करिए या फिर सक्शनिंग पेशेंट की करनी पड़ेगी। देन लाइक चेस्ट फिजिकल थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी में चेस्ट परकशन और पोस्टल ड्रेनेज मैंने आपको बताई है, वो करना होता है। Nebulizer treatment with a bronchodilator, medication or sodium bicarbonate may be used to assist the patient in the expectoration of the secretion, या फिर एंडोट्रैकियल इंटुबेशन हम पेशेंट की कर सकते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को दे सकते हैं अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो, ठीक है। थोरासेंटिसिस हम कर सकते हैं। थोरासेंटिस क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द फ्लूइड बाय द निडल एस्पिरेशन, तो हम क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं चेस्ट के अंदर और वहां पे जितना भी फ्लूइड भरा पड़ा होता है उसको बाहर निकलते हैं, या फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डाल देते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, विच विल बी यूजफुल, ठीक है। हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, ब्रोंकस के अंदर देख सकते हैं कि कहीं पे कोई क्लॉट तो नहीं है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस में लाइक इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू कोलैप्स ऑफ द लंग टिश्यू या फिर इनएक्टिविटी सॉरी एक्टिविटी इंटॉलरेंस की वजह से, ठीक है बेटा। तो आज व्हाट वी आर स्टडीड अबाउट दैट एटलेक्टेसिस has atelectasis etiology, what are all the etiological factors, pathophysiology, then what are all the clinical manifestation जिसमें कि dyspnea, tachypnea, pleural pain, anxiousness, cough, sputum,
And then we had studied about the diagnostic finding, that is chest x-ray, pulse oximetry, physical examination, etc. एंड फॉर द प्रिवेंशन हमने आपको बताया कि हमने डिस्कस करा कि कैसे कैसे पोजीशन चेंज करनी है, अर्ली मोबिलाइजेशन करना होता है, अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न देखना होता है, कफिंग उसकी देखनी होती है। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पेशेंट को बोला कि ओपियाइड्स और सिडेटिव्स देने चाहिए, पोस्टल ड्रेनेज देना चाहिए, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस को रिमूव करना चाहिए, ठीक है, इंप्रूव करना चाहिए वेंटिलेशंस को, ठीक है, एंड सक्शनिंग करना चाहिए, फिजिकल चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी चाहिए, नेबुलाइजर ट्रीटमेंट्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स और सोडियम बाइकार्बोनेट ये देना चाहिए, या फिर एंडोट्रैकियल इंटुबेशन पेशेंट की करनी चाहिए या ब्रोंकोस्कोपी करनी चाहिए। एंड इसके बाद हमने नर्सिंग डायग्नोसिस देखे। ठीक है बेटा। हम्म, अब उमेश,